हमने उसको कंपेयर किया सक्सेस से, एक्सपर्टीजनेस से, और फिर उसके बाद वी डिस्कस्ड विद कॉम्पिटेंस से भी हमने डिस्कस किया उसके बाद। तो हमारे सामने बड़ी ही सब्जेक्टिव सिचुएशंस आई अभी तक कि भी इफेक्टिवनेस कैसे जांचे, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और प्रैक्टिकली आपके दिमाग में भी कई क्वेश्चंस आए दैट वी डिस्कस्ड। अब जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कोचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में कैसे उसको मेजर करें, जो अलग अलग अप्रोच है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे। और आज का सेशन में थोड़ा इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हैं जो आपको सोचने पे ज्यादा मजबूर करेंगे। तो मैं टॉपिक टच करूंगी और उसको आपको घर जाके आई मीन आई विल शेयर द पीपीटी विद यू पीपल। घर जाके एक आई मीन लेक्चर के बाद तो वो जरूर आप पढ़िएगा, और उसमें आपको काफी चीजें सोचने पे भी मजबूर करेंगे, और प्रैक्टिकली कोचिंग के बारे में आप क्या फील करते हैं, यू विल रियलाइज दैट। देखो, आज तक जितनी भी इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए दो प्रीडोमिनेंट अप्रोचेस चली आ रही हैं। एक तो गुड प्रैक्टिस प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो कोच कोचिंग करवा रहा है वो डिलीवरी मेजर क्या है उसका, वो कैसे करवा रहा है। इफेक्टिवनेस यहाँ पे जो गुड प्रैक्टिस प्रिस्क्रिप्शन है, इस अप्रोच के माध्यम से हम एक कोचिंग इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए वो करवा कैसे रहा है, डिलीवरी मेजर क्या है, उसके पहलुओं को जांचते हैं, ना कि रिजल्ट क्या है, गोल्ड आया, सिल्वर आया, टीम जीती हारी, सक्सेस रेट क्या है, वो नहीं देखते। एक पैमाना तो ये है गुड प्रैक्टिस प्रिस्क्रिप्शन जो कोच करवा रहा है फील्ड में। जो सेकंड है, यहाँ थर्ड गलत हो गया ये, इट शुड बी पॉइंट 2। जो सेकंड अप्रोच है, जो अभी पुराने टाइम से डोमिनेंट अप्रोच चली आ रही थी, कंपोनेंट्स अप्रोच, मतलब जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को देखते हुए कोचिंग करवाई जा रही थी, वो उसको देखते हुए इफेक्टिवनेस जांची जाती थी। जैसा कि हम डिस्कशन क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं एलीट लेवल पे आके, डेवलपमेंट स्टेज पे आके, अलग अलग प्लेयर्स की अलग अलग डिमांड होती है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जो एक इफेक्टिव कोच होगा और प्रभावी कोच होगा, तो वो बच्चे में जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उसका स्वोट एनालिसिस करके, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस जांच के उसके मुताबिक ट्रेनिंग कराता है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के मुताबिक। और जिसमें अलग अलग आपको आपके जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के कोचेज हैं वो भी समझाएंगे। हर एक गेम में इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग होती है, तो उसके माध्यम से उसकी इफेक्टिवनेस जांची जाती थी। तो ये तो दो अप्रोचेस थी जो चली आ रही थी। उसके बाद रिसर्चर्स बोलते हैं कि भी हमने इतने रिसर्च किया, इतने रिसर्च पेपर मैंने भी पढ़े, लेकिन दे कुड नॉट फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस आउटकम। कि भी एक कोच का बिहेवियर होगा तो वो कैसी प्रैक्टिस कराएगा, कैसी प्रैक्टिस कराएगा तो कैसे आउटकम होंगे। अगर आउटकम अच्छे हैं तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी थी नहीं थी, मतलब जो उसका कोचिंग प्रोसेस था। अगर कोचेस की क्या पर्सनैलिटी ट्रेस है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि भी हाँ वो ही इज एन इफेक्टिव एफिशिएंट कोच। तो ये डिस्कशन अभी जारी थी, पुराने टाइम से दो प्रैक्टिस यूज हो रही थी। फिर उसके बाद एक अप्रोच नेक्स्ट निकल के आई, गोल अचीवमेंट अप्रोच। देखिए, आप सभी खिलाड़ी रहे हैं और वी आर लकी कि भी आप 600 लोगों में से कुछ इंटरनेशनल लेवल के अच्छे एथलीट्स हैं। तो जो नेशनल कैंप्स में रहे हैं, जिन्होंने अपना गेम जब भी शुरू किया होगा, तो जो कोच और एथलीट है ना, या फिर एथलीट या कोच, प्लेयर कोच अपने गोल सेट करते हैं तो उनकी सोच मिल सकती है कि कोच साहब हाँ मैं इंडोरेंस इंप्रूव करूंगा, हाँ सर मैं अपना इस साल मैं ओलंपिक क्वालिफाई कर लूंगा, इस साल मैं नेशनल चैंपियन हो जाऊंगा। तो वो दोनों बैठ के डिस्कस करके एक किसी ना किसी एक टारगेट पे आ जाते हैं, एक गोल पे आ जाते हैं, जिसके वो ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं धीरे धीरे। आई मीन दे गो डिस्कशन के बाद आप खुद फील कीजिए कि आप कोच से डिस्कस करके अपना एक एम सेट कर लेते हैं, साल का, 4 साल का, और फिर उसके धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव सेट करके आप कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान, जो मैंने ऊपर वाली लाइन में स्पेशली लिखा है, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब कोचिंग के दौरान आपको कई सारे ये भी साथ के साथ लेके चलने पड़ते हैं, नेशनल गवर्निंग बॉडीज। अब आपने टारगेट रख दिया बच्चे के पास कि भी हाँ इस साल मुझे इसको नेशनल चैंपियन बनाना है, या फिर ये नेशनल चैंपियन होने के बाद इसका एशियन में क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन क्या नेशनल गवर्निंग बॉडी जो आपकी फेडरेशन है वो सेम सोच रही है, नहीं सोच रही है। आपके पेरेंट्स, कई बार मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं, कई जो महान खिलाड़ी हुए हैं शुरुआती दौर में पेरेंट्स से छुप के खेलने जाते हैं, या फिर कई पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं बच्चों को लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये साइड बाय साइड आपके परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर में ऐसे लोग हैं जो मेन पिक्चर में नहीं होते लेकिन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कई पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं
और फिर एम्प्लॉयर आपका, अब जैसे मान लीजिए आप डेवलपमेंटल या फिर एलीट लेवल के एथलीट हो गए हैं, तो आपका एम्प्लॉयर, कई अपने स्पोर्ट्स पर्सन रेलवे में काम कर रहे हैं, सर्विसेज में काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कैंप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विसेज या फिर जो भी आपका एम्प्लॉयर है, तो रेलवे वाले बोलते हैं हम आपको स्पेयर नहीं करेंगे, आप वापस आ जाइए। या फिर आपको वो 330 दिनों के लिए रिलीव कर देते हैं, लेकिन बच्चा परफॉर्म नहीं करता, तो आपका एम्प्लॉयर के साथ कैसा है? कॉलेज स्कूल, जो बच्चे शुरुआती दौर में है, अब हम जैसे प्रैक्टिकली ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं, तो सुबह की क्लास, जैसे उनका स्कूल्स हमारे नॉर्मली इंडिया में 7, गर्मियों में तो 6:30 बजे भी शुरू हो जाते हैं, 6:30-7 बजे बच्चों को घर से निकलना पड़ता है। तो उसको असेंबली ऑफ करवाना पड़ता है कई बार, कि हम कोचिंग स्कूल में जाते हैं कि भी ये बच्चा अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसका असेंबली ऑफ कर दीजिए ताकि ये क्लास अटेंड कर सके। और फिर बच्चा सुबह ट्रेनिंग करता है तो दिन में उसको नींद आता ही आता है। तो ये मैनेज करना, मतलब एथलीट और कोच का टारगेट सेम हो सकता है, लेकिन ये जो पिक्चर के थोड़े से पिक्चर में ना रहने वाले लोग जो इफेक्ट करते हैं, गवर्निंग बॉडीज, पेरेंट्स, एम्प्लॉयर, कॉलेज, स्कूल, तो ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो इस अप्रोच के माध्यम से पहले जो अप्रोचेस चली आ रही थी, उनके बाद ये जब गोल अचीवमेंट अप्रोच आई, तो इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकली यू विल फील कि भाई हाँ ये सही बात है। तो ये आप टेबल जो देख रहे हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इक्वल इफेक्टिव इक्वल्स गोल अचीवमेंट अप्रोच, ये सेम अप्रोच है। इसमें सबसे पहले है, जब हम कोचिंग देते हैं तो इश्यू क्या है, मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो इश्यू किस टाइप का है, जेनरिक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड है, जेनरिक का मतलब सामान्य है, नॉर्मल है, परफॉर्मेंस रिलेटेड है। और फिर मैंने एक्सप्लेनेशन में ना आप लोगों के ये नोट्स भी बना दिए हैं, पॉइंट्स डाल दिए हैं, जिनके बारे में आप सोचिए, रटने की जरूरत नहीं, सोचिए कि भाई हाँ कोचिंग प्रोसेस में कि भी कोई चीज सही है नहीं है, अप्रोप्रिएट है नहीं है। ये एक सामान्य तरह की बात है। अगर आपने गोल सेट कर दिया, वो गोल जो बच्चे का सेट किया है वो सही है नहीं है, इस अप्रोच के माध्यम से जांचा जाता है कि भी वो, आप मान लीजिए एक, ये कोई आसान काम नहीं है किसी बच्चे के लिए एक गोल सेट करना कि भी आपको आपकी बार स्टेट में क्वालिफाई करके नेशनल चैंपियन बनना है। तो कई सारे जो मैंने साइड में ब्रैकेट में फैक्टर्स लिखे, ये काउंट करते हैं। वो ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है, ये सारी चीजें, एम्प्लॉयर उसको छोड़ नहीं रहा है, तो उसका जो गोल सेट हुआ है वो सही है नहीं है उसकी सिचुएशन के मुताबिक। उसके बाद जो सेकंड इशू है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेरिएशन। अब वेरिएशन, जब एक कोचिंग प्रोसेस होता है ना, अगर एक जैसा रहे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, ये सामान्य सी बात है। तो वो वेरिएशन वेरिएशन का मतलब आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालना उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और जितना कोच का एक्सपीरियंस होता जाता है वो उतना ही डायनामिक होता जाता है वेरिएशन लाने में। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, जब बच्चों को ये रहता है अरे आज तो सोमवार है, कोसा इंडोरेंस कराएंगे, आज तो वेडनेसडे है, आज तो गेम डे होगा, सैटरडे है, ये है, तो ऐसा कभी बच्चे के माइंड में नहीं आना चाहिए। दे शुड हैव अ वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें आप कई फैक्टर्स लिखे हैं मैंने। तो रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल अचीवमेंट, इसके माध्यम से ये है कि भी आप जो रेंज रखे हैं बच्चे की, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। हर एक बच्चे की वेरिएशन होती है रेंज सेट करने के लिए, वो बच्चे के मुताबिक एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब जिसको हम अचीव कर सकें। डायनेमिक जो नेचर है कोच का, वो ईयर बाय ईयर फोल्ड अनफोल्ड होता जाता है, मतलब उभरने लगता है। और इसमें जो गोल मैनेजमेंट है, गोल अचीवमेंट से ज्यादा यू कैन से कि भी इफेक्टिव हो तो हम कामयाब होते हैं। ठीक है। इसके बाद आउटकम, आउटपुट, जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो कंपिट इसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया है, कंपटीशन रिजल्ट इज नॉट गुड मेजर ऑफ कोचिंग इफेक्टिवनेस, जो हम कल डिस्कस भी कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, बट ऑफ सक्सेस। एक कोच को ना, जैसे एक कोच का सक्सेस रेट देखने के लिए खाली रिजल्ट्स ही काउंट होते हैं, लेकिन उसका जो कोचिंग प्रोसीजर है वो भी देखना चाहिए। ठीक है। अब मल्टीपल गोल्स, एक बच्चे के लिए ये टारगेट सेट करना कि भी ये इस टूर्नामेंट में ये रैंक ले लेगा, ये गोल्ड सिल्वर ले लेगा। उसके अलावा बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे गोल सेट करने पड़ते हैं। इवन होलिस्टिक डेवलपमेंट भी ना देखें हम, अगर मेडल लेने के लिए भी उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्टिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल डेवलपमेंट, कई चीजें देखनी पड़ती है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो गोल हम सेट करते हैं, जो इंडिविजुअल गोल सेट करते हैं,
उसकी परफॉर्मेंस गोल सेट करते हैं, तो वो सही होने चाहिए अगर हमें कोचिंग इफेक्टिवनेस सही मायने में देखनी है। ठीक है? अब परफॉर्मेंस रिलेटेड ये 4 चीजें हैं जिसमें रिसर्चर्स जो बात कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कासेशन मतलब किसी चीज का कारण। ये यू कैन आप ना एक बात ये लेके चलिए, अब बच्चे जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एज किसी की 5 साल है, 10 साल है, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मान लीजिए 12 साल का बच्चा ट्रेनिंग शुरू कर रहा है, वो साथ के साथ मैच्योर भी हो रहा है, उसकी ग्रोथ बच्चे में। कई बच्चे अर्ली मैच्योरर होते हैं, कई लेट मैच्योरर होते हैं, कई टाइमिंग से मैच्योर होते हैं। तो उसमें ये चीज़ें बहुत काउंट करती है, जो उसकी परफॉर्मेंस को अफ़ेक्ट करती हैं। अभी प्रैक्टिकली देखो आपके पास जैसे कोई भी बच्चा आ रहा है बॉक्सिंग में लगा लीजिए, तो वो कई बच्चे एकदम से पिक कर लेते हैं, अर्ली मैच्योर होते हैं, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट अल्ती ज गल्दी जल्दी होती है और वो जूनियर और यूथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन एलीट तक जाते-जाते मे बी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे जो लेट मैच्योर होते हैं, वो शुरुआत में क्या होता है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, जूनियर यूथ में अच्छा नहीं किया, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो एलीट आते-आते जब प्रॉपरली लेट मैच्योरर होते हुए मैच्योर होते हैं, दे परफॉर्म वेरी वेल। तो इसमें जो मैच्योरेशन का वो है, वो भी परफॉर्मेंस देने में काउंट करता है। थ्रेशोल्ड, किसी भी प्लेयर का इम्प्रूवमेंट थ्रेशोल्ड कि वो किस गति से इम्प्रूव करेगा, वो तय करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि यू नो आप ये नहीं कह सकते ये बच्चा यहाँ तक जाएगा, वो आगे भी परफॉर्म करेगा मैच्योरिटी रेट के हिसाब से और उसकी लगन के हिसाब से। तो आप थ्रेशोल्ड परफॉर्मेंस से रिलेटेड कहीं बहुत मुश्किल होता है। आजू-बाजू सेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट करना इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। अचीवेबिलिटी, जो आपके टारगेट होते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड, आप बच्चे के जो सेट सेट करते हैं टारगेट्स, वो अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भी आप पहले ही 4 साल में 5 साल में सोचो ही शुड बी ओलंपिक चैंपियन, जिनको वो अचीव कर सके। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, स्मार्ट, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। लेकिन हमेशा बच्चों के लिए टारगेट सेट करो ना, जो उनको अचीव कर सके, वो सेट करो। अब एथलेटिक्स में लगा लीजिए, अगर आप एक बच्चे को कहोगे, बच्चे को या फिर एलीट स्पोर्ट्स पर्सन को, कि बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस 100 मीटर में 9 पॉइंट समथिंग है, यू शुड गो फॉर दैट। क्या बच्चे का इतना गोल तो बड़े सेट करो, लेकिन वो अचीव कर सकता है उसको शुरुआती दौर में? ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। ठीक है? और इसके बाद इसका फ्लिप साइड ऑफ कॉइन क्या है? टारगेट हमेशा ईज़ी भी मत सेट करो, क्योंकि जैसे कि मैंने सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा है, अचीविंग ईज़ी टारगेट्स वुड नॉट बी यूज़फुल मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर आप बच्चे के लिए ना ईज़ी टारगेट रखते जाओगे ना, तो उसका आपके कोचिंग के प्रभाव को जाँचना कोई फ़ायदा नहीं है उसका फिर। अब परफॉर्मेंस की मेज़रमेंट, जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड मेज़रमेंट हम करते हैं, भाई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो ईज़ी है। अब जैसे बीइंग एन एचपीएम में भी कई जैसे गेम को देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे एथलेटिक्स हुआ, आर्चरी हुआ, शूटिंग हुआ, इट्स ईज़ी कि वे आप उसकी जो मेज़रमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड कर रहे हैं। लेकिन जो जहाँ डिसीज़न्स सब्जेक्टिव हैं थोड़े, जैसे इंडिविजुअल की, इट्स नॉट दैट ईज़ी। ठीक है? ये आपके गोल अचीवमेंट अप्रोच के जो ये फैक्टर्स थे अलग-अलग, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, ताकि आपको इधर-उधर ना जाना पड़े। स्लाइड हैवी इसीलिए बनाई है, आपके लिए नोट्स भी यही है। ठीक है? इसके बाद अभी तक हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस की, ये जो चली आ रही थी। अब इसके बाद आप ये देखिए, जो अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, अलग-अलग बुक्स में मेंशन है, अलग-अलग जो अलग-अलग जो ऑर्गनाइजेशंस, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज़ करते हैं कोचेस की इफेक्टिवनेस जाँचने के लिए। प्रोसेस कॉम्पिटेंस, उसका कोचिंग मेथड, इनपुट कंसंट्रेंट्स, वैल्यू एडेड, डाटा लेड गोल सेटिंग, सक्सेस, स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस। ये अलग-अलग अप्रोच हैं, अलग-अलग पैमाने हैं, अलग-अलग रास्ते हैं कोचिंग इफेक्टिवनेस जाँचने के लिए। ये सातों हम डिस्कस करेंगे, जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। पहला है आपका प्रोसेस कॉम्पिटेंस अप्रोच। ठीक है? जो आपका जो पोटेंशियल कोचिंग प्रोसेस कॉम्पिटेंस में ये अलग-अलग उन्होंने 4 ये इंग्रीडिएंट्स डाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जैसे पहला है, देखिए, एक कोच का रोल, उसकी डायरेक्ट इंटरवेंशन कहाँ है? लेवल उसका जो रोल है, इंटरवेंशन सपोर्ट, जो सपोर्ट स्टाफ के साथ उसकी इंटरवेंशन कहाँ तक है कोचिंग प्रोसेस में?
कंसंट्रेंट्स मैनेजमेंट, जो अलग अलग विविधताएं आती हैं उसको मैनेज करने में क्या क्या रोल है कोच का। स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, मतलब जब कोचिंग प्रोसेस के दौरान वो क्या क्या स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये जो कोचिंग प्रोसेस की अलग अलग कॉम्पिटेंसीज हैं जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहां कोच का डायरेक्ट इंटरवेंशन है वहां ट्रेनिंग मैनेजमेंट की बात आती है, कंपटीशन मैनेजमेंट की बात आती है। अब ट्रेनिंग मैनेजमेंट में डायरेक्ट इंटरवेंशन के दौरान डायरेक्टली जो वो डील करता है क्या क्या चीजें हैं। एज ए कोच जब आप काम करेंगे, आप बच्चे के लिए प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, सेशन मैनेज करेंगे, और जो एक ट्रेनिंग सेशन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर ए एडमिनिस्ट्रेटर इन योर ओन कोचिंग प्रोसेस। मैनेजिंग एक्सरसाइज लोड, बच्चे को किस एक्सरसाइज में कितना वॉल्यूम इंटेंसिटी देना है वो आप डिसाइड करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज, अब ट्रेनिंग आपने डिसाइड कर लिया, आज एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराना है, मीन क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो आप डिसाइड करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान में भी आता है, शॉर्ट टर्म वीकली सेशंस की प्लानिंग में भी आता है। अब आपने सोच लिया एंड्योरेंस डेवलपमेंट करना है, अच्छा हमारा प्रिपरेटरी पीरियड चल रहा है, उसके दौरान आपका लोड के फैक्टर्स जो है वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, इंटेंसिटी कम होना चाहिए, सो वी शुड गो फॉर द स्लो कंटिन्यूअस मेथड। हमारा पेस 140 160 रहेगा और हम 30 मिनट्स के साथ शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे वीकली। तो ये एक कोच का काम होता है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट। ही इज हिज ओन बॉस ओवर देयर टू इम्प्लीमेंट द कोचिंग प्रोसेस। फिर कंपटीशन मैनेजमेंट, एंड ऑफ द डे कंपटीशन में रिजल्ट आए नहीं आए, जिम्मेवार कौन है, कोच। कंपटीशन मैनेजमेंट के दौरान वो क्या क्या मैनेज करता है, जिसमें उसकी डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है, डायरेक्टली वो डील करता है। कंपटीशन प्रिपरेशन, जो आप प्रिपरेटाइजेशन के दौरान ना, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, तो वो ही मैनेज करता है। अब जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग है, जिसमें आप ज्यादा स्ट्रेटेजिकल और टेक्टिकल एस्पेक्ट्स में काम करते हैं, जहां आप अगर कॉम्बैट स्पोर्ट्स है वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, साइकोलॉजिकल चीजों पे काम करते हैं। कॉन्टेस्ट मैनेजमेंट ऑन द फील्ड, जब आप कहीं कंपटीशन में पहुंच जाते हैं वो आप मैनेज करते हैं। सिलेक्शंस, जो प्रोसीजर होता है कंपटीशन से पहले, उसमें आपका रोल होता है, और जो सारा रिकॉर्ड आप रखते हैं, दैट इज लाइक यू आर ओन योर बॉस ओवर देयर। ठीक है। इसके बाद है इंटरवेंशन सपोर्ट, जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं उनकी उसमें क्या क्या आपकी इंटरवेंशन है प्लानिंग में। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंपटीशन प्रोग्राम नेशनल गवर्निंग बॉडी को भी बताते हैं, और अपने जो स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ है उनसे भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एलीट लेवल पे जाके आपने देखा होगा कैंप में जो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे काफी ओलंपियन प्लेयर भी हैं, जिन्होंने देखा होगा जब आप एक बार ओलंपिक क्वालिफाई कर लेते हैं, कैंप्स में आपके लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम भी बनता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम सबका बनता है, पीरियडाइजेशन सब पे लागू होती है। लेकिन जब आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, किसी मेन टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स बनते हैं, वो सारे सपोर्ट स्टाफ के साथ बैठ के डिस्कस होते हैं। जैसे आपके कोच एसएनसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेगा, साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेगा, जो हम अभी आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग डाटाबेस एंड कम्युनिकेशन, जो डाटाबेस प्लेयर का भी, जब वो ट्रेनिंग कैसा कर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, उसके फिजिकल या फिर स्पोर्ट्स साइंसेस टेस्ट, उसका जो जैसे आपके गेम्स खिलाते होंगे टीम गेम्स में, बॉक्सिंग में स्पारिंग सेशंस का रिकॉर्ड, और फिर बच्चे से कैसे कम्युनिकेशन करना है और स्पोर्ट्स साइंसेस कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इन सब चीजों में जो कोच का बड़ा ही अहम रोल रहता है। पर्सनल मैनेजमेंट, मैनेजिंग सपोर्ट टीम, जो उसके साथ सारी टीम है ना उसके साथ मैनेजमेंट। एथलीट सपोर्ट, एथलीट की काउंसलिंग करना। कई बार मेंटली बच्चा घर से दूर रह के, बच्चा नहीं, इवन एलीट स्पोर्ट्स पर्सन भी, अब जैसे बॉक्सिंग के पटियाला में कैंप लगते थे, तो कई बार वीकली और बच्चे जाके घर पे फ्रेश होके आते थे, तो एक वीक छोड़ के एक वीक, महीने में 1-2 बार बच्चों को घर भी भेजा जाता था। तो बच्चों की काउंसलिंग करना, घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज एक एथलीट को कैसे संभाल के रखना है, उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना, उसके लिए गोल सेटिंग करना, उसकी जो अलग अलग विविधाएं हैं उनको मैनेज करते हुए सारा प्लान बनाना। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली जब आप एज ए कोच बन जाएंगे, यू विल हैव टू डू। ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो कोच वहां इन्वॉल्व होता है। फिर है कॉन्सेंट्रेंस मैनेजमेंट, जहां कोच का रोल क्या होता है, अलग अलग विविधाओं को कैसे सॉर्ट आउट करना। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब कई बार क्या होता है, आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपके पास फिजियो नहीं है, बच्चों को चोट लग रही है लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, आपके पास मतलब ह्यूमन रिसोर्स
अच्छे से फिर आप कैसे मैनेज करेंगे, आउटसोर्स करेंगे, किसी को डेली विजिट के बेसिस पे बुलाएंगे, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, आपका खुद का कॉन्ट्रैक्ट कैसे है एम्प्लॉयर से, डेवलपमेंटल प्लानिंग, जो आपके साथ ग्रुप काम कर रहा है तो उसके लिए डेवलपमेंटल प्लानिंग करना, कि कई बार होता क्या है, काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसको और इम्प्रूव करने के लिए उसकी कोई कोर्स कराना, कोचिंग कराना। फिर उसके बाद है मटेरियल रिसोर्सेज, इट्स इम्पोर्टेंट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास फुटबॉल में ग्राउंड अच्छा नहीं है, बास्केटबॉल का कैंप लगा हुआ है, ग्राउंड अच्छा नहीं है, ग्रास ज्यादा है उसमें, सीमेंटेड है तो कहीं से टूटा हुआ है, तो फैसिलिटी की प्लानिंग करना, तो आप कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे कैसे इसको ठीक करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कई बार किसी को इंजरी हो जाता है या फिर कोई पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे करेंगे खुद, और कैसे उसको मैनेज करेंगे। कई बार होता क्या है, नेशनल कैंप्स में तो आपको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, ग्रास रूट्स पे काम करते हैं, तो आप जैसा कि मैंने एक एग्जांपल देखा अभी, कोई कोच है उनके पास एसएनसी का सामान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली मार्केट में गए, सस्ते से सस्ता वहां से खुद पैसे इकट्ठे किए, तो जितना कम से कम पॉसिबल है 10-12 हजार में पूरा एक एलिको टाइप पूरा एसएनसी का सामान तैयार कर दिया। तो ही वाज कंसंट्रेट मैनेजमेंट थी एक कोच की, कि आपके पास कोई जरूरी नहीं कि एसएनसी के लिए आपको प्लेटफॉर्म ही चाहिए, लेकिन उन्होंने एक लेमन वर्ड है, जुगाड़ जुगाड़ कर लिया कि भी हाँ, कि भी हमारे पास इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, बट फॉर द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द एथलीट्स उन्होंने मैनेज कर लिया उस चीज को। अब एक्सटेंडेड रोल्स हैं, इसमें अलग अलग रोल भी हैं, इससे अलावा एचआर के अलावा, मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन के अलावा नेशनल गवर्निंग बॉडी के साथ लाइजन रखना, बच्चे की पर्सनल एजुकेशन, उसकी खुद की एजुकेशन, कोच की भी। अब जैसे हम कोच हैं तो आईबा लेवल 1 2 3 क्लियर करना, एसएनसी के टेस्ट क्लियर करना, एस का लेवल क्लियर करना, तो खुद की डेवलपमेंट के बारे में, तो खुद के प्रमोशन के बारे में भी कोच सोचता है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके कोचिंग प्रोसेस के दौरान उसके माइंड में चलती रहती है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन द सेंस, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, गोल सेटिंग्स करना, इंटेग्रेटेड प्लान बनाना। इंटेग्रेटेड किस किस के साथ, बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, टैक्टिकल डेवलपमेंट, और स्पोर्ट्स साइंसेस जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको इंटेग्रेट करके, और प्रायोरिटी किस चीज को देनी है। कई बार होता क्या है, जब हम एनुअल प्लान बनाना शुरू करते हैं ना, इंडिविजुअल हो या ग्रुप का हो, तो हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये चलता है, इन बच्चों की सिचुएशन मुझे पता है, और कौन कौन सी चीज को प्रिपरेटरी पीरियड में मुझे प्रायोरिटी देनी है। एक बच्चा है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वेट अच्छा उठा सकता है, एक्सप्लोसिवनेस में है, लेकिन इंड्योरेंस में नहीं है, तो मैं प्रायोरिटी दूंगी उसकी इंड्योरेंस कैसे इंप्रूव करूं। और फिर उसी चीज का रिव्यू एंड ऑडिट करना। अकाउंट्स में भी रिव्यू ऑडिट इसीलिए होता है ताकि हमें बैलेंस शीट पता चले कितना फायदा है कितना लॉस है। तो ऐसे ही आप सभी कोचेस को जब प्लानिंग पीरियडाइजेशन करते हैं स्ट्रेटेजिकली, तो आपके पास खुद का ऑडिट करना चाहिए कि मैंने जो प्लानिंग किया, पीरियडाइजेशन इंप्लीमेंट किया, उसका रिव्यू करके ऑडिट करना चाहिए, कितना मैं फायदे में हूँ, कितना सक्सेस हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद है कंटिजेंसी मैनेजमेंट। कंटिजेंसी आकस्मिकता, मतलब यू शुड हैव सेकंड प्लान, यू शुड हैव बी प्लान, कि भी कोई विविधा आ गई तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा। जैसे एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपने फुटबॉल का गेम बोला था, लेकिन बारिश आ गई। फुटबॉल तो चलो बारिश में भी खेल सकते हैं हम, और कोई भी आपने ट्रेनिंग प्लान की थी लेकिन बाहर तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो आप उसको इंडोर कैसे मैनेज करेंगे। तो यू शुड हैव ए बी प्लान। आप ट्रेनिंग कंपटीशन के लिए गए, बच्चे का वेट नहीं आ रहा है, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे कि वेट आ जाए। तो ये प्रोसेस कॉम्पिटेंस अप्रोच के मुताबिक ये 4 लेवल्स हैं, 4 रोल हैं कोच के। इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए मैंने, और उसके बाद उसके सब प्रोसेसेस एग्जांपल भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो एक पहली अप्रोच थी। आज आपको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, टाइम देखते हैं, वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। फिर इसके बाद सेकंड अप्रोच जो है, जो मैंने आपको 7 अप्रोच बताई थी, कोचिंग मेथड अप्रोच। देखिए, क्रॉस एक राइटर हैं, उन्होंने 1999 में एक बुक में ये लिखा था, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट देयर इज नो वन बेस्ट मेथड ऑफ कोचिंग। कोई भी मेथड ऑफ कोचिंग को हम ये नहीं कह सकते दिस इज बेस्ट। जैसा कि अलग अलग अप्रोचेस थी ना, कोचिंग स्टाइल थे, तो हम उसको ये नहीं कह सकते दिस वन इज बेस्ट। फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस व्हाट मैटर्स द एलिमेंट ऑफ एप्लीकेशन। कोच करवा क्या रहा है, जो उसकी जैसे लागू कर रहा है ना, वो कैसे कर रहा है, तो और वो भी अलग अलग सिचुएशंस में।
आप सब कोचेस जब फील्ड में जाएँगे ना काम करने के लिए, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी। आप अलग-अलग सिचुएशन में प्रभावी ढंग से कैसे काम करेंगे, वो आपकी कोचिंग है। ए अगर किसी ढंग से ट्रेनिंग दे रहा है, उसके पास बच्चे भी अलग हैं। बी अगर किसी ढंग से ट्रेनिंग दे रहा है, उसके पास ए जैसे बच्चे नहीं हैं। अलग सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है। तो एक कोच की कोचिंग जो है इफेक्टिव तब कहलाएगी, द एलिमेंट ऑफ एप्लीकेशन शुड बी इफेक्टिव। अगर वो प्रभावी होगा तो उसके रिजल्ट्स भी प्रभावी होंगे। तो बड़े-बड़े रिसर्चर्स भी ये चीज़ बोलते हैं, देयर इज़ नो वन इज़ द बेस्ट कोचिंग मेथड। कोई भी मेथड को हम बेस्ट नहीं कह सकते हैं। अब इसी में सोचने वाली बातें हैं। ये थोड़ा आपके लिए सोचने के लिए मैंने क्वेश्चंस और स्लाइड्स डाली हैं। जो कोचिंग मेथड कोई अप्लाई कर रहा है, वो सैद्धांतिक है नहीं है। अगर सैद्धांतिक कोचिंग मेथड आपने फॉलो कर लिया, पूरा प्लानिंग करके, प्रिडाइजेशन करके, क्या वो प्रॉपर्ली लागू हुआ, नहीं हुआ? इसके बाद ओवर द टाइम एक जो कोच है ना, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर करके इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है ना, तो वो प्रूव टू वर्क अप्रोच हो जाती है उसकी, कि वो गलत भी कराए तो सही लगता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सोचना इसके बारे में। मैंने ये जहाँ-जहाँ स्लाइड्स में क्वेश्चन लिखा है ना, तो यू जस्ट रीड एंड थिंक कि भी प्रैक्टिकली क्या होगा, क्या हो सकता है? इसके बाद हमने जब गंगवार साहब ने, गर्ग साहब ने, इवन पल्लव दास सर ने आपको पढ़ाया था होलिस्टिक मेथड, होलिस्टिक अप्रोच, मतलब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अब जैसे वो उसके लिए बेस्ट मेथड अभी तक कोई रिसर्चर्स कंक्रीट उस पे नहीं आए हैं। लेकिन आप सोचिए, मेन चीज़ क्या होती है? किसी बच्चे के लिए कौन से गोल, किसके लिए एंड किन सर्कमस्टेंसेस में, ये सारी चीज़ काउंट करती है जब आप अपनी कोचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। ठीक है? और स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट में अलग-अलग यू कैन से जो कोचिंग प्रोसेस है वो अलग-अलग होते हैं, जिसको हम पिछली जो हमने अभी कॉम्पिटेंस अप्रोच पढ़ी थी ना, उसके 4 पैमानों से हम जाँच सकते हैं। ठीक है? इसके बाद तीसरी अप्रोच है इनपुट कंसंट्रेट्स अप्रोच, जो आपकी कोचिंग प्रोसेस में इनपुट दे रहे हैं, उसमें विविधाओं के कौन-कौन से वो हैं। अब इसमें देखिए 2 बातें बोली हैं, दोनों फ्लिप साइड हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई द पर्टिकुलर कोचिंग प्रोग्राम, कोई भी कोचिंग प्रोग्राम है, चाहे वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, उसमें सक्सेस डिपेंड ऑन कंसंट्रेंट्स। जो आपकी सफलता है, जो विविधाएँ आ रही हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती हैं। लेकिन सक्सेस जो आपकी जो कोचिंग इफेक्टिवनेस है, इंक्लूडिंग द गोल सेटिंग, कंसंट्रेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होती है। अगर आप प्रभावी हैं, तो हैं। अगर आपके पास रिंग नहीं है, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कराने के लिए, तो आप 4 पोल लगा लेंगे ज़मीन पे, आप प्रभावी कोचिंग दे सकते हैं। तो ये एक तरह से रिसर्चर्स ने बात बोली है। और किसी भी कोच की कोचिंग इफेक्टिवनेस देने के लिए 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। सक्सेस रेट देखने के लिए, एक्सपर्टीज़ देखने के लिए, टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। वो किस जगह, किस प्रिडाइजेशन के किस उस पे काम कर रहा है, किस जगह काम कर रहा है, किस पोस्ट पे काम कर रहा है, किस सिचुएशन में काम कर रहा है और उसके पास फैसिलिटीज़ क्या है। ठीक है? इस अप्रोच में आगे लाइल हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, इनपुट ट्रीट, ये सेम अप्रोच है। इनपुट ट्रीटमेंट आउटपुट सिस्टम, क्या दे रहे हैं उसको ट्रीट, मतलब आप क्या इनपुट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसा है और क्या आउटपुट मिल रहा है, उस सिस्टम के मुताबिक इन्होंने 4-5 बातें बताई हैं, ये मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है लाइल ने, द आउटपुट यानी परफॉर्मेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी कोच क्या करवा रहा है, कैसी ट्रेनिंग करवा रहा है, व्हिच इज़ डिटरमाइंड बाय द इनपुट्स। जो वो करवा रहा है, उसके जो इनपुट्स हैं उन पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। इनपुट्स अवेलेबल फॉर द प्रोसेस, जो उसके पास संसाधन है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करती है। अब इसमें डिफिकल्टीज़ उन्होंने आगे एक्सप्लेन की है। फॉलोइंग आर द डिफिकल्टीज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस अप्रोच, जो ये कोच इनपुट, ट्रीटमेंट, आउटपुट अप्रोच में है। बैलेंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वेरियस कंसंट्रेंट्स, अगर कोई विपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट नहीं है, किसी को इंजरी हो गया, तो उसको जो आपने टारगेट सेट किया है ना, एम सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए कैसे बैलेंस करेंगे। अगर आपने सेलेक्टेड बच्चे को इंजरी होगी, वो खेलने की सिचुएशन में नहीं है, तो कंपटीशन पीरियड के दौरान जो सेकंड सेलेक्टेड बच्चा है उसको कैसे तैयार करेंगे प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिकली उस चीज के लिए। इवेल्युएटिंग द एबिलिटी पोटेंशियल ऑफ द एथलीट्स कंसर्न, जो आपके पास बच्चा है उसका पोटेंशियल जांचना इतना आसान काम नहीं है। ये कोच के लिए एक
खुद के लिए उसकी डिफिकल्टी होती है। बच्चे के अंदर झाँकना और उसको बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग के लिए तैयार करना इज़ नॉट दैट ईज़ी जॉब। कई बच्चे प्यार से मानते हैं, कई फटकार से मानते हैं। और कोचेज़ एबिलिटी ऑफ इफेक्टिव प्रैक्टिस, कईयों में बहुत कुछ होता है, वो इफेक्टिवली कैसे उसको लागू करते हैं। और लैक ऑफ नॉलेज हाउ कंसंट्रेट्स इम्पैक्ट ऑन कोचिंग। कई बार विविधाएँ आती हैं, लेकिन कोच को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता कि मैं बी प्लान क्या लागू करूँ और इस सिचुएशन को कैसे सँभालूँ। तो ये सारी डिफिकल्टीज़ इस अप्रोच में हैं। और डायनामिक नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इट इज़ देयर, कि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट से ट्रेनिंग प्रोसेस, जो कोचिंग प्रोसेस है, बहुत इफ़ेक्ट करता है उसको। तो लायल ने ये बात सही की है, टारगेट क्या है, कैसे कर रहे हैं, आउटपुट क्या होगा, और ये प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर। इसके बाद मैं सारे रीड नहीं करूँगी, ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। फॉलोइंग ऑन द एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, मैंने लास्ट में लिखा ना कि भी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, तो इसमें आप एक बार आपको चलो पढ़ ही देती हूँ मैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्विसेज कैसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। अगर एक कोई ट्रेनिंग सेशन एएसआई पुणे चल रहा है या फिर एनसीई रोहतक में चल रहा है बॉक्सिंग के लिए, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे किसी को कोई इंजरी हुआ, स्पारिंग में हुआ, फटाफट डॉक्टर हो, ये सब चीज अवेलेबल होगा। तो कैसी आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्विसेज है जहाँ आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, एकदम से आपको हेल्प मिलती है नहीं मिलती है। एथलीट लाइफस्टाइल सपोर्ट, जो आपका एथलीट का लाइफस्टाइल है, ये सारी एनवायरमेंटल कंसंट्रेंट्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द मैनेजरियल सपोर्ट्स, एथलीट कमिटमेंट एंड एडहेरेंस टू द प्रोग्राम। आप एफर्ट्स तो पूरा लगा रहे हैं अपने कोचिंग प्रोसेस में, लेकिन वही बात ना, वो घोड़े वाली बात कि 100 जने लेगे उसको, ट्रेनिंग तो अपने, वो पानी तो अपने उससे पिएगा। तो एथलीट की आप अपने आप में कमिटमेंट कैसी है, आपका जो क्लब है या फिर जो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, स्क्वाड मतलब जितने लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं ग्रुप को, वो कितने हैं। अगर एक कोच 100 बच्चों पे है तो सबको ध्यान नहीं दे सकता। एक कोच 20 बच्चों पे है, 5 बच्चों पे जैसे कि, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोचेज एसोसिएशन एंड पीयर सपोर्ट, आप एक ही ट्रेनिंग सेंटर पे 3 या 4 कोचेस ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उनकी आपस में एसोसिएशन कैसी है। और जो आप खिलाड़ी हैं, उनकी आपस में पीयर सपोर्ट, मतलब खिलाड़ी पीयर होता है साथी खिलाड़ी, उनका आपस में कैसा है। अच्छा है तो अच्छी ट्रेनिंग होती है। कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ हेड कोच असिस्टेंट कोचेस की अच्छी बॉन्डिंग है, इंप्रूवमेंट होती है। बच्चों का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अच्छे से वो टेंशन फ्री ट्रेनिंग करते हैं। कोचिंग टीम स्केल एंड क्वालिटी, आपकी टीम का लेवल क्या है। और फिर कंपैरेटिव इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ द स्पोर्ट, ये भी काउंट करता है इफेक्टिवनेस जांचने के लिए। जैसे अपने मिनिस्ट्री ने भी ए कैटेगरी बी कैटेगरी स्पोर्ट्स बनाए हुए हैं। ओलंपिक, जो ओलंपिक में हम जिनमें अच्छा कर रहे हैं, दे आर ए कैटेगरी स्पोर्ट्स, तो ये भी उसकी सक्सेस के लिए या फिर इफेक्टिवनेस जांचने के लिए एक फैक्टर है। कंपटीशन प्रोग्राम इंटेंसिटी, आपका जो आपने प्रोग्राम डिजाइन किया है उसकी लोड वॉल्यूम इंटेंसिटी, ये सब चीजें कितनी है। डोमेस्टिक कंपटीशन प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कोच है प्लानिंग प्रियोरिटाइजेशन तब करेगा जब उसको टारगेट कंपटीशन पता हो। तो आई डोंट नो आई शुड मेंशन हियर और नॉट। कई बार हमारे को यही नहीं पता होता साल के शुरुआत में कंपटीशन कब होगा, एसजीएफए का कब होगा कंपटीशन। तो हम ना एक रफ स्केच करके, हाँ अक्टूबर या नवंबर में होता ही होता है या फिर दिसंबर में होगा, तो पुराने अपने एक्सपीरियंस से प्लानिंग कर लेते हैं। तो हमारा कंपटीशन स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, जब मैं इंग्लैंड से एमएससी कर रही थी, तो वहां पे क्लब का सिस्टम बहुत था। पूरे इंग्लैंड में 700 के करीब बॉक्सिंग क्लब्स थे जो फाइट नाइट्स करते थे। सैटरडे नाइट फाइट नाइट कर लिया, तो उनको आए, वहां पे 9 काउंटीज थी, जैसे शेफील्ड है, लाफरा है, लंदन है। तो लंदन के बच्चे शेफील्ड आते थे, शेफील्ड के बच्चे मैनचेस्टर चले जाते थे, मैनचेस्टर के लाफरा चले जाते थे। तो वहां के क्लब के बच्चों से स्पारिंग्स करते थे। वो एक तरह से कंपटीशन हो जाता था। यहाँ बॉक्सिंग के सिनेरियो में बच्चे को साल में, अगर कोई जूनियर बच्चा 15-16 साल का, एक नेशनल मिल गया, एक स्टेट मिल गया, ठीक है। अब तो चलो खेलो इंडिया थोड़ा शुरू हो गया है, तो व्हाट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, तो वो बाकी साल तो अपने ट्रेनिंग सेंटर पे ही ट्रेनिंग करते हैं। तो जो आपका डोमेस्टिक कंपटीशन प्रोग्राम है, हर एक गेम का अलग अलग है, तो वो भी बहुत काउंट करता है आपकी ट्रेनिंग कोचिंग प्रोसेस के लिए। एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कोच। अगर आपका बॉस है, उसके साथ अब आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मुंह खोलते मतलब आप कुछ मांगते हैं उसी टाइम मिल जा रहा है, इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आप आधी टेंशन फ्री तो वैसे ही हो जाते हैं कि आपको एक अच्छी प्रिवेलिंग सिचुएशन मिल जाती है जहां अपना आप मन से एफर्ट लगाएं तो काम कर सकते हैं। इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशंस, कई बार होता क्या, हम इक्विपमेंट कुछ मंगाते हैं, मिलता कुछ है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है या नहीं है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा कोच को अच्छी सिचुएशंस, अच्छी
ट्रेनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नेशनल गवर्निंग बॉडी स्पोर्ट, जब आप किसी टीम का सिलेक्शन होता है, चाहे वो स्टेट की हो, डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन हो, फेडरेशन हो, तो वो आपको सपोर्ट करती है, नहीं करती है। आप पूरे साल बच्चे को ट्रेनिंग करवाते रहो, सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन नहीं मिलता तो बच्चा भी हताश हो जाता है। तो बीइंग अ कोच, कभी झगड़ा मत करो, कंपटीशन में हार जीत लगती है, तो कहीं भी यू शुड नॉट आउट जाके वहां लड़ाई करना, चिल्लाना, झगड़ा, मारपीट, ये कभी नहीं करना चाहिए। देयर आर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब जहां ओलंपिक लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि बच्चे को नुकसान उठाना पड़ा है, बच्चा सस्पेंड हो जाता है, फेडरेशन उसके खिलाफ हो जाती है। तो जब आप जब हम कंपटीशन में होते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, बच्चा भी इमोशनल होता है। तो आप कोच का एक रोल ऑफ ए कोच ड्यूरिंग कंपटीशन बहुत काउंट करता है। बच्चा हार गया, जीत गया, बच्चा तो इमोशनल है ही, आप भी इमोशनल हो गए तो वहां खाम खा ये ड्रामा होता है। बच्चा अगर हार गया तो उसको काम डाउन करो, ज्यादा जीत गया तो भी ओवर एक्साइटेड मत होने दो। अगर नेक्स्ट एक कंपटीशन है, अबाउट है, तो वहां पे आई मीन नेशनल गवर्निंग बॉडी जो है, आपकी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कभी ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। देयर इज ए प्रोटेस्ट का हर जगह वे होता है, रास्ता होता है, यू मे गो फॉर दैट। ओवरसीज कंपटीशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे हैं, आपको कैसे मिल रहे हैं? आप पूरे साल ट्रेनिंग करा रहे हो, लेकिन साल में आपको एसीटीसी जो आपका एनुअल ट्रेनिंग एंड कंपटीशन प्लान साई अप्रूव करती है, उसमें आपको अगर 4-5 प्रिपरेटरी टूर्नामेंट मिल जाते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बाहर का एक्सपोजर हो जाता है। अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि भी डायरेक्ट मेजर कंपटीशन में भेज दिया, तो बच्चे को एक्सपोजर नहीं होगा, उसके लिए सब चीजें नई होगी, वो कैसे परफॉर्म करेगा फिर एकदम। रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस करती रही हूँ। राइट कोच एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम काउंट्स अ लॉट। तो जो आपका हेड कोच है, असिस्टेंट कोचेज हैं, उनके लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्रॉपर है नहीं है। रिवार्ड एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हमने डिस्कशन में काफी डिस्कस किया, जब क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था कि मेहनत को कोई और कराए लड्डू और कोई खाए, तो वो भी बहुत काउंट करता है। तो कहीं ना कहीं कोच भी होता है कि मैंने इतना मेहनत किया, रिवार्ड और कोई ले रहा है। स्केल ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिजाइन कर रहे हैं वो किस लेवल का है। स्पोर्ट्स साइंसेस प्रोग्राम, आजकल पहले सब कुछ कोच होता था, साइकोलॉजिस्ट भी कोच है, एसएनसी एक्सपर्ट भी कोच है, लेकिन ना धीरे धीरे, जैसे कोई भी फील्ड है, इंजीनियरिंग है, उसमें अलग अलग शाखाएं आ गई हैं, अलग अलग ब्रांचेस आ गई हैं कि भी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये कंप्यूटर इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऐसे ही कोचिंग में ना पहले कोच सब कुछ होता था 20-25 साल पहले। आज के दिन, क्योंकि देखो इस जो स्पोर्ट्स का मार्केट बड़ा है, यू कैन से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, विश्वीकरण हुआ है, तो वहां पे उसकी उतनी ही ब्रांचेस निकल गई हैं। आप आज के दिन नेशनल स्क्वाड में देखो, कोच के साथ साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, एसएनसी एक्सपर्ट, फिर बायोमोकेनिस्ट है, अलग अलग डाइटिशियन है, फिजियो है, मेश्योर है। तो जो आपकी स्पोर्ट्स साइंसेस प्रोग्राम है वो साथ के साथ चलता है। और फिर उसके बाद जैसे आजकल हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स आ गए हैं, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस एनालिस्ट है, वीडियो एनालिस्ट है। तो कोचिंग का जो दायरा है, फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंसेस का जो प्रोग्राम है साथ साथ चल रहा है, वो भी काउंट करता है कोचिंग प्रोसेस में। टीम सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेयर अवेलेबिलिटी, आप कोचिंग कराने के लिए तैयार हैं लेकिन एम्प्लॉयर प्लेयर को छोड़ नहीं रहा है। टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू, ट्रेनिंग फैसिलिटी एक्सेस, अब ट्रेनिंग फैसिलिटी है लेकिन आपको उसकी एक्सेस नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो लाइल ने ना, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि एनवायरमेंटल कंसंट्रेंट्स में आते हैं, मतलब क्या क्या विविधाएं हैं एनवायरमेंटल में। इसके बाद जो फोर्थ अप्रोच है, 7 अप्रोच है, हम फोर्थ पे हैं अभी, वैल्यू एडिड अप्रोच। अब इस चीज में एक चीज याद रखना, आप टारगेट सेट कर देते हैं और शुरुआत कहीं से करते हैं, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, तो उसमें एक कोच क्या क्या वैल्यू ऐड करता है। तो जो कोच की कंट्रीब्यूशन है, इसमें यही मेंशन है, एथलीट का करंट स्टेटस और इवेंचुअली जो उसका जो गोल हमने रखा है ना, उसको अचीव करने का रास्ता आज के दिन क्या है, और जो कंपटीशन में परफॉर्म करेगा, तो उसका कोच का कंट्रीब्यूशन वो वैल्यू एडिड में इन्होंने एक फिगर में नेक्स्ट उसमें डिस्क्राइब किया है। आप ये फिगर ध्यान से देखिएगा। सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ दिस वैल्यू एडिड। देखो यहाँ पे बड़ा सा बिंदु है, यहाँ पे बेस पॉइंट है जहां करंट स्टेटस है बच्चे का। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें, टाइम है,
कि भी समय जो चल रहा है, और वाई एक्सिस पे देखिए परफॉर्मेंस है। जहाँ से बच्चा शुरू करता है, समय कितना लगेगा और उसकी परफॉर्मेंस क्या आएगी। अगर जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, मैं यहाँ एरो से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। जो ये डॉटेड लाइन है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है बच्चे की, उसके ऊपर 2 डार्क लाइन है, अपर रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लोअर रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इन्होंने ये बात सही दिखाई है, समय के साथ बच्चे की जो परफॉर्मेंस एक्चुअली कुछ इम्प्रूव करती है, लोअर रेट भी होता है उसका, अपर रेट भी होता है। तो ये जांचना बहुत जरूरी होता है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा आज की प्रेजेंटेशन के बाद। और इसमें जो क्वेश्चन अराइज हुए ना, मैंने ये फिगर यहाँ भी मेंशन किया है, री इवेल्युएशन ऑफ द गोल कब कर, जब उसकी एक्सेप्शनल प्रोग्रेस होती है, जो आपने टारगेट सेट किया है वो उससे कुछ ज्यादा अच्छा कर जाए या वो उससे बिल्कुल नीचे कर रहा है, तो आप अपने गोल को री इवेल्युएट करते हैं। अगर वो उससे ज्यादा अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब उस बच्चे का गोल हमने बहुत आसान सेट कर दिया। अगर वो जो आपने गोल सेट किया है उससे अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे गोल सेटिंग में प्रॉब्लम है, हमने बच्चे की काबिलियत के मुताबिक गोल बड़ा सेट कर दिया है, तो आप उसको री इवेल्युएट करते हैं गोल को। और ये जो अप्रोच है ना, वैल्यू एडिड अप्रोच, ये टोटली रिजल्ट बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो इसमें इसके मुताबिक एक कोच की अकाउंटेबिलिटी जांची जाती है, विश्वसनीयता जांची जाती है उसके एम्प्लॉयर या फिर जहां भी वो काम कर रहा है। ये जो वैल्यू एडिड अप्रोच है ना, अच्छी है यंग एथलीट्स के लिए, बट इट इज लेस अप्रोप्रिएट फॉर द मैच्योर। जो यंग एथलीट्स होते हैं ना, उनके जो हम टारगेट सेट करते हैं, 1-2 टारगेट होते हैं मेन टारगेट, लेकिन जो एलीट एथलीट्स है ना, उनके लिए साल में बहुत सारे मल्टीपल गोल्स सेट किए जाते हैं प्रोग्रेसिवली। तो उसमें ये थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। इसमें जो विविधाएं हैं, जो बेसिस ऑफ इवेल्युएशन है, एथलीट का पोटेंशियल है, ये व्हाट अबाउट मैच्योरेशन, कई बच्चे अर्ली मैच्योर होते हैं, कई लेट मैच्योर होते हैं, उसमें ये विविधा है। परफॉर्मेंस इन इंटरेक्टिव टीम स्पोर्ट्स, अब जैसे जो टीम गेम्स है उसमें ये इवेलुएट करना मुश्किल है। कोचिंग प्रोसेस, अब उसकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या थी, उसने पेपर में तो बहुत अच्छे से बता दिया, प्लानिंग प्रिडाइजेशन, साल में आपका वॉल्यूम इतना जाएगा, इंटेंसिटी इतना जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। और ये कंपटीशन में कंपटीशन परफॉर्मेंस बेस्ड है, व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, जो उसने कोचिंग प्रोसेस के दौरान परफॉर्म किया उसकी वैल्यूएशन कहाँ है। तो इस वैल्यू एडिड अप्रोच में कुछ विविधाएं भी हैं जो उन्होंने मेंशन की है। लेकिन मेरे को इस अप्रोच की एक चीज अच्छी लगी, जो गोल सेटिंग वाली बात है। जो हम बच्चे के लिए गोल सेट कर रहे हैं, अगर उसने आसानी से अचीव कर लिया तो कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई इजी गोल सेट कर दिया, इसके लिए तो ये अच्छी प्रोग्रेस करना, थोड़ा और ऊपर लेवल का गोल सेट करना चाहिए। अगर किसी बच्चे के लिए फीडबैक मिलता है ज्यादा हार्ड गोल सेट कर दिया है, ये बच्चा अभी मैच्योरेशन रेट में इतना नहीं है, तो हमें थोड़ा और लोअर उसका थोड़ा गोल सेट करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ गोल के लिए अच्छी अप्रोच है ये। और आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अकाउंटेबिलिटी, विश्वसनीय वो चेक करने के लिए भी कोच के लिए ये अच्छी अप्रोच है। इसके बाद है हमारी फिफ्थ अप्रोच, वी आर ऑन टाइम, कर लेंगे, डाटा लेड गोल सेटिंग। जो डाटा अवेलेबल है उसका रास्ता दिखाई पे कोई गोल सेटिंग करना। अब इसमें लाइल ने, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है, द सेटिंग ऑफ टारगेट्स एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन आउटकम्स, जो रिजल्ट हैं और एफर्ट्स लगाए हैं, इज अपेरेंटली रिकॉग्नाइज्ड। आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट कोचेस स्टिल रिपोर्ट दैट दे मेजर प्रोग्रेस बाय रिजल्ट। अब कोचिंग प्रोसेस के दौरान जो आपके एफर्ट्स रहे हुए हैं वो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस सब रिजल्ट्स बेस्ड ही बातों पे बात करते हैं। जो रिजल्ट्स आगे, ओके ओलंपिक चैंपियन होगा, पीछे का रास्ता पता नहीं क्या था ज्ञानी, बट ही इज ओलंपिक चैंपियन। नेशनल चैंपियन हो गया, ओ गोल्ड मेडलिस्ट। तो कोचेस भी इस बात को वो भूल जाते हैं एक बार रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं, तो मैंने जो इवन कोचेस भी उनको आंसर देने के लिए कई बार सोच में पड़ जाते हैं। तो मैं 6 क्वेश्चंस आपके लिए रीड करूंगी, क्योंकि आप 600 लोगों में से कईयों की इंग्लिश अच्छा है, लेकिन कई मेरे साथ मतलब साथी कोचेस आने वाले टाइम में उनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आपके लिए मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि समझ आ सके, तब आप पीपीटी पढ़ें। जो उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं, इज देयर सफिशिएंट यूज ऑफ मैथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू डेमोन्स्ट्रेट इंप्रूवमेंट इन टीम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कंपोनेंट। जो टीम स्पोर्ट्स है
उसमें आपने देखा होगा जब एक कंपटीशन का कोई मैच चल रहा है, तो अलग-अलग एनालिस्ट कोच भी एनालिस्ट होते हैं उस टाइम, वो अपने ग्राफिक्स बनाते हैं, स्टैटिक्स बनाते हैं, मतलब उसका गोल करने का रेट कितना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन घर जाके इन द सेंस ट्रेनिंग पे वापस जाके कोचिंग प्रोसेस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, कोचेस भी कई बार इसको आंसर नहीं दे पाते हैं। हम पेपर्स पे बड़ा अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसका कितना यूज़ होता है, इट काउंट्स अ लॉट। आर परफॉर्मेंस टारगेट्स इन ट्रेनिंग एंड कंपटीशन बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंट स्टैटिस्टिक्स, जो आपने आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बेसिस पे जो स्टैटिस्टिक तैयार किए हैं, तो आपके जो टारगेट सेट हुए हैं वो उसके मुताबिक है या नहीं है, चाहे वो ट्रेनिंग है या कंपटीशन है। अब कई बार तो देखा होगा साल में बाई ईयरली या क्वार्टरली आपके टेस्ट होते हैं, तो आप उसको प्लानिंग पीरियडाइजेशन में कितना इन्वॉल्व करते हैं, कितना चेक करते हैं कि बच्चे का एंड्योरेंस इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है, या कुछ भी इंप्रूव नहीं हो रहा। और स्ट्रेंथ में भी आप स्पोर्ट्स साइंसेज में पढ़ेंगे, पहले आप स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, फिर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, फिर आप पावर की तरफ जाते हैं, फिर एक्सप्लोसिवनेस की तरफ जाते हैं, फिर फोर्स की तरफ जाते हैं। तो ये चीजों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आप कितना स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का हेल्प लेते हैं, कितना स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, तो कई बार कोचेस के भी पास इसके आंसर नहीं होते हैं। इसके बाद थर्ड वो जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, हाउ स्पोर्ट्स established incremental improvement norms for various groups of performance, particularly age groupers and developing athletes। तो जो आपके इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, क्या आपके पास डाटा है, क्या आपके पास उसकी कोई गाइडलाइन है कि अब जैसे बॉक्सिंग में लगा लीजिए 15-16 साल के बच्चे या उससे कम उम्र की जो एज ग्रुप है सब जूनियर्स, उनके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, 15-16 साल के लिए क्या होना चाहिए, यंग एथलीट्स के 17-18 साल के जो यंग बच्चे उनके साथ क्या होना चाहिए, एलीट ग्रुप है 19 से 40 ईयर्स का, तो उसमें इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए, जिसके लिए अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो डू वी हैव नॉर्म्स, अगर नॉर्म्स है तो क्या हम उसको यूज कर रहे हैं, और नॉर्म्स नहीं होंगे तो कैसे सेट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कई बार मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया, हैव स्पोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट नॉर्म्स फॉर परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अब हम टेस्ट के लिए तो नॉर्म्स बना लेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स के लिए क्या नॉर्म्स होंगे, व्हाट परसेंटेज इंप्रूवमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड इन 1 ईयर। अब एथलेटिक्स में लगा लीजिए, इसका एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ, ऑब्जेक्टिव है। एक एक बच्चा आपके पास आता है, तो एक एथलेटिक्स कोच जैसे 100 मीटर स्प्रिंट्स लगा लीजिए, 400 मीटर लगा लीजिए, तो उसके कितने सेकंड्स इंप्रूव होने चाहिए, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एनी डाटा। अगर बॉक्सिंग में कोई बच्चा आया, फुटबॉल में कोई बच्चा आया, उसको साल में कितना कितना टेक्निकल टैक्टिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप हो सकता है साल में, क्या हमारे कोचेस के पास वो डाटा है, कितना होना चाहिए। फिर हम टारगेट कैसे सेट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, बच्चे का पोटेंशियल देख के, वैसे मतलब दैट इज नॉट कंक्रीट, बट फिर भी हम टारगेट सेट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो उन्होंने रेज किया, इज देयर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी फैक्टर। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस चीज के लिए काफी रिसर्चेज हैं, मतलब देखो हेरिडिटी काउंट करती है, आपकी फिजिकल साइकोलॉजिकल चीजें, आपके इन्वायरमेंट फैक्टर बहुत काउंट करते हैं। जो पहाड़ी लोग हैं उनकी इंड्योरेंस अच्छी मिलेगी। अब और जगह लगा लीजिए, अब जैसे मैक्सिमम जो अफ्रीकन लोग हैं उसमें एथलेटिक्स में कामयाब हैं, अब जैसे और भी गेम्स लगा लीजिए, तो क्या हम इन फैक्टर्स को काउंट करते हैं। अगर हम टैलेंट हंट करें, दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो ये भी सोचने वाली बात है, हम कोचिंग प्रोसेस में टैलेंट हंटिंग में कितना यूज करते हैं इन चीजों को। हैज देयर बीन एनी, जो लास्ट उनका क्वेश्चन रेज किया उन्होंने, हैज देयर बीन एनी अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोचेस कॉन्टेस्ट मैनेजमेंट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। जो वो कॉन्टेस्ट मैनेजमेंट में कोचेस की काबिलियत है, तो वो हम एथलीट या टीम की परफॉर्मेंस के लिए एनालाइज करते हैं। अब देखो आपकी टीम गई, बीइंग एथलीट आप गए, लेकिन वहां कोच का क्या रोल रहा। सब कोचेस एक कंपटीशन के दौरान ना, एक कोच का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक कोच की जिम्मेवारी होती है बच्चे से बेटर देन बेस्ट कैसे वो कंपटीशन में ले, तो उसकी इवैल्यूएशन के बारे में भी सोचना चाहिए। हाउ इज दिस कंट्रीब्यूशन असेस्ड, कैसे असेस किया जाए इसको। ठीक है, ये तो उनके क्वेश्चंस थे। हमारी सेकंड लास्ट अप्रोच है सक्सेस अप्रोच। इसमें पहले हम नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी कोचिंग इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, या फिर जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने उससे डाले, लास्ट में मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। टू मेजर इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव
इफेक्टिवनेस प्रभावी उसको मेजर करने के लिए मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एथलीट सक्सेस एंड कोचिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। कोई भी कोच हो, कितने ही लेवल का हो, कितना एक्सपर्ट हो, कितना कॉम्पिटेंट हो, उसके पास हमेशा एक ओपन विंडो रहनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग करने की, जिस किस चीज के बारे में, एथलीट सक्सेस और कोचिंग प्रैक्टिस जो वो करवा रहा है और एथलीट की सक्सेस होगी, उसके उस रिलेशनशिप के बारे में उसको सोचने पे हमेशा मजबूर होना चाहिए, चाहे वो कितना एक्सपर्ट हो। सक्सेस से रिलेटेड और जो बातें हैं यहाँ लिखी हैं, इफ यू वांट मी टू रीड आउट आई विल रीड। चलो पढ़ देती हूँ। इन अ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक सेंस इफेक्टिवनेस कैन नॉट बी एंटायरली डिस्कवर्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ सक्सेस। वाजिब सी बात है कि सक्सेस से ही हम इफेक्टिवनेस नहीं जान सकते हैं, उसका जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, रियलिस्टिक सेंस में देखें, वी कैन डू दैट। गोल्स आर ऑफन आउटकम्स बेस्ड, हमारे जो टारगेट सेट होते हैं वो रिजल्ट बेस्ड होते हैं। गोल्स आर अचीवमेंट मोटिवेशंस रादर देन एक्सपेक्टेशन थ्रेशोल्ड। जो आपके गोल्स है वही अचीवमेंट वाली बात आ गई। सक्सेस को हम वन मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस मान सकते हैं, एटलीस्ट सम मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस मान सकते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ कोचिंग पोजीशन इज बेस्ड ऑन प्रूवन रिजल्ट। आपका प्रो स्पोर्ट्स के लिए जब भी सिलेक्शन होता है, आप फुटबॉल से लगा लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपकी किटी में अच्छे सारे प्लेयर्स हैं और आपने प्रूव कर दिया अपने आप को, तो आप हायर रेट पे हायर होते हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलती है। और फिर ये काफी सारी चीजें हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। नॉट ओनली एस्टेब्लिश्ड लेवल और स्टेजेस और कॉम्पिटेंसीज फॉर करियर पोजीशन, इट इज देयर जस्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल मेजर्स ऑफ सक्सेस। जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होता है, इंक्रीमेंट लगते हैं या फिर आपको रिवार्ड दिया जाता है, वो सारे ऑब्जर्वेशन बेसिस पे होते हैं, जो सक्सेस के ऑब्जर्वेबल, जिनको ऑब्जर्व किया जाए उन पैमानों पे होते हैं। तो ये सक्सेस के बारे में प्रैक्टिकल बातें थी। और फिर लास्ट हमारा स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस। इसमें 3 बातों में उन्होंने बताया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पैसे के बारे में कुछ बताया है कि भी कॉस्ट मतलब किस रेट, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। इफेक्ट साइज, आपका जो स्क्वाड है किस साइज का है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, जो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी है ये भी एक कोच का कोचिंग प्रोसीजर में बहुत काउंट करता है। अब ये तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो कोचिंग प्रोसेस होता है, जो आप ट्रेनिंग कराते हैं, कैलकुलेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम की भी कीमत है आज के दिन, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस, प्लेस इन स्क्वाड, आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, आपके पास जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल कितना स्पेस है आपके पास, फाइनेंसेस कितने हैं, टाइम कितना है, काउंसिल लोड। यूके का मैंने एग्जांपल दिया है, जो आपकी एक कोच, फुटबॉल कोच या सोकर मैनेजर को असेस करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस असेस करने के लिए, जो प्लेयर्स की ट्रांसफर वैल्यू है एक क्लब से दूसरे क्लब में, उसकी जो सैलरी कैप वगैरह, उनको कंसीडर किया जाता है कोच या मैनेजर की इफेक्टिवनेस देखने के लिए। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जैसे आप कितना सैलरी मिल रहा है, तो ज्यादा मिल रहा है तो ही में भी आई मीन कुछ ना कुछ होगा उस कोच में, तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में बताया गया है। प्लेयर्स के बारे में भी सेम कई बार चीज होता है। इफेक्ट साइज, इम्प्रूवमेंट रेट, मोर यंग एथलीट्स, लोअर इन एडवांस्ड एथलीट्स। अगर आपके पास यंग बच्चे हैं तो इम्प्रूवमेंट रेट अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत आगे जाना है। अगर आपके पास एडवांस्ड एथलीट है, फिजिकली, टेक्निकली, टैक्टिकली, उनमें इम्प्रूवमेंट रेट कम होगा। दिस इज लाइक प्रूवन, एक फैक्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, जो आपका जहां आप काम कर रहे हैं, छोटा क्लब है, स्टेट का है, नेशनल का है, नेशनल कैंप्स है, तो उनके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन आपको कितना अहमियत देता है, डायरेक्टली आई कैन स्पीक दैट। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी क्या है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मान लीजिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में कोच लगा दिया, किसी स्कूल में आप कोचिंग कर रहे हैं, किसी नेशनल फेडरेशन में कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक साल का एक टारगेट सेट किया, लेकिन आप अपनी कोचिंग प्रोसीजर में कोई टारगेट लेके चल रहे हैं और उन्होंने अपना जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो वही चेंज कर दिया। तो जस्ट एन एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, आपको वीसी या फिर जो आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं वो बोलते हैं हमारी टीम जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जाएगी। आप जोर शोर से लग गए, पूरे साल आपने मेहनत किया, आपका बच्चा नेशनल चैंपियन हो गया, और फिर किसी ना किसी कारण, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कारण है, आपके हेड बोलते हैं टीम इज नॉट गोइंग। तो मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत काउंट करता है। कि मान लीजिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में
आपको ये टारगेट दे दिया जाता है, आप मेहनत करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि भी 4-5 स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग में हम कम पैसा लगाएँगे, फुटबॉल में ज़्यादा लगा रहे हैं। तो जहाँ आप काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके बाद है रिजल्ट्स मेजर्स, मेडल्स और ट्रॉफी से ही किए जाते हैं, इंडिविजुअल गोल एक कोच ही देखता है। आपको एंड ऑफ द डे आपका एम्प्लॉयर या बॉस यही पूछेगा कितने मेडल आए, कितनी ट्रॉफी आई, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, क्लब हो, और जो इंडिविजुअल गोल्स है उसके बारे में क्या? वो तो कोच को ही पता है या बच्चे को पता है। तो ये चीज़ें थी, हमारी अलग-अलग 7 अप्रोच थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं आपको बता देती हूँ ये। पहले हमने डिस्कस किया प्रोसेस कॉम्पिटेंस, क्या इंग्रीडिएंट्स हैं जो कोचिंग प्रोसेस के, कोचिंग मेथड, इनपुट जो कंसंट्रेंट्स आती है, विविधाएँ आती है, वैल्यू एडेड, करंट स्टेटस से पीक तक पहुँचने का रास्ता में कोच का रोल, फिर डाटा लीड गोल सेटिंग, डाटा से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड गोल सेटिंग, फिर सक्सेस से रिलेटेड प्रैक्टिकली बस रिजल्ट्स ही पूछते हैं सब, फिर स्ट्रेटेजी इफेक्टिवनेस में हमने आगे 3 पॉइंट पढ़े। तो ये अलग-अलग अप्रोचेस थी कोचिंग इफेक्टिवनेस जाँचने के लिए। आपको नोट्स में मैं लास्ट स्लाइड ये दे रही हूँ, इसके बारे में आप खुद पढ़ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, दिस वाज़ टुडेज़ लेक्चर। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू मे प्लीज़ आ गया है कोचिंग में भी। ओ यस यस, तो कोचिंग को बिल्कुल चेंज करना है। इन सब कोचेज को मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि जो पुरानी तरीके हैं उनको उनसे दूर रहना है। अभी अभी किसी ने एक किताब लिखी, एक आर्टिकल लिखा था 2021 के एक विश्व प्रख्यात जर्नल में। मैं अभी आज ही पढ़ रहा था, किसी बड़ी मुश्किल से मुझे वो मिल पाया आर्टिकल, क्योंकि उसमें उसने सिर्फ इतना लिखा है कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जो है स्टेडियम ज्यादा बनाने की सोचता है, जो कि गलत बात है। स्टेडियम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कोच एजुकेशन और कोच प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वी शुड थिंक मैक्सिमम अबाउट कोच एजुकेशन एंड कोच प्रिपरेशन, बिकॉज एथलीट्स विल कम अप ओनली वंस वी हैव गुड कोचेस। So it is a very important thing कि effective and good coaches are required. तो उसमें ये भी लिखा है कि 50 साल से जिस तरह से हम कोचेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको बहुत बदलने की जरूरत है। And it's a proper research paper. They have done research from 25 leading sports persons and coaches in the country. I'll share the paper with you. It's a fantastic paper. और उसमें एकदम क्लियर है ये बात कि हमको ये एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग एजुकेशन और कोचिंग प्रिपेयर्डनेस और फ्रेमवर्क पूरा चेंज करने की जरूरत है और उसको और अच्छा करने की जरूरत है। तो वो जमाना नहीं और कोच को अपनी ओन एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है कि अपने जितना ज्यादा अपने आप पढ़ सको और अपने आप को ठीक कर सको जल्दी से जल्दी, वो ज्यादा जरूरी है। ओके। हाँ जी सर, तो वही है सर। एक कोच का जो है लर्निंग एटीट्यूड लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि आप एक डिग्री ले लेंगे, एक कोच की उपाधि हो जाएगा कि भाई यार आप कोच हैं, तो सारे स्टूडेंट्स इस चीज को नोट कर लीजिए। आने वाले टाइम में कोचेज में हर एक गेम में इतना कंपटीशन है, आप लेवल 1 है, लेवल 2 है, फिर उसको मेंटेन करना, री एग्जाम देना, तो अपडेट रहना और एक लर्निंग एटीट्यूड रखना तो बहुत जरूरी है। अगर हम समझेंगे डिप्लोमा आ गया बस मैं ही कोच हूँ, कुछ सीखने का एटीट्यूड नहीं रखेंगे, वो बहुत गलत है। आपके जो बच्चे आएंगे ना ट्रेनिंग के लिए, आप उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे, सबऑर्डिनेट कोचेस से बहुत कुछ सीखेंगे। और आज के दिन तो इंटरनेट का जमाना है, आप कोई भी चीज कहीं से सीख सकते हैं ऑनलाइन, और कोविड ने तो ये सिखा ही दिया है सबको। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और देयर इज नो एंड टू लर्निंग, एब्सोल्युटली नो एंड टू लर्निंग। कल मैं बात कर रहा था, एक डॉक्टर रॉबिन जोन्स हैं, उनसे बात कर रहा था मैं, कार्डिफ यूनिवर्सिटी में हैं। उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं कोचिंग के ऊपर, मैंने आपसे भी शेयर की थी एक किताब और अब उनसे उनसे बात करके ना इतना अच्छा लगा कि भाई एक ऐसा आदमी जिसने कोचिंग के ऊपर इतनी सारी किताबें लिखी हैं और कितना काम किया है, और उससे सीखने को मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। तो ये हर में पैशन होना चाहिए। अगर कोच में कोचिंग पैशन है तो उसमें ये भी पैशन होना चाहिए कि मैं अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए और क्या क्या करूं। ये हमेशा रहना चाहिए कि मैं कभी भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए लाइफ में।
जब तक आप ये न डिसाइड कर लो कि अब मैंने वानप्रस्थ आश्रम ले लिया है और मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, तब तक आप में जील और एंथुजियाज्म की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं कहूंगा। थैंक यू पूनम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। कल डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे और आई एम जस्ट वाइंडिंग अप दिस मीटिंग। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय।